जो अपने उद्देश्य को जानता है वह हर संघर्ष को पार कर लेता है। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं मोनिका रोहिला और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मोना 11 में। तो ये वीडियो CTET की परीक्षा में बैठने वाले सभी एस्पायरेंट्स के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आपको परीक्षा की तैयारी के लिए गुड लक। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संघर्ष है, मुझे पूरा विश्वास है आप उन सभी को पार कर ले जाएंगे। तो CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न कैसा होता है? तो डेफिनेटली UPTET या अदर स्टेट्स के जो TET के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एग्ज़ाम जो कि CTET है, उसका पैटर्न प्रश्नों को पूछने का काफ़ी अलग होता है। CTET में जो प्रश्न आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, फैक्चुअल नहीं होते। अर्थात अगर कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता भी है तो उसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। तो मेरी वीडियो सोशल स्टडी और EBS पर आधारित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में 5 विषय पूछे जाते हैं, जिसमें EVS सोशल स्टडीज़ भी आता है और ये ऐसा विषय है कि अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें आपके 2-4 नंबर कम रह भी जाते हैं तो ये सब्जेक्ट उनकी पूर्ति कर देता है। तो मुझे पूरी आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो मैंने पिछले वर्षों के जो CTET के पेपर हैं उनका इवैल्यूएशन किया था, EVS और सोशल स्टडीज़ का, कि किस टाइप के प्रश्न CTET पूछता है, क्या टॉपिक लेता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CTET जो है NCERT बेस्ड जो सिलेबस है उस पर प्रश्न पूछता है और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होना चाहिए, लेकिन समय कम है और हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो मेरा वीडियो प्रैक्टिस पर आधारित होगा कि आपकी कम समय में आप चलते फिरते मेरे वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत मायने रखते हैं EVS की परीक्षा में, वो सॉल्व होंगे और आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। तो एक टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, जो कि CTET का फेवरेट टॉपिक है और NCERT की बुक्स में भी पूरा सिलेबस है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनका इवैल्यूएशन किया, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि हमें फैक्ट नहीं करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हमारे फैक्ट हमारे माइंड में क्लिक कर पाएंगे और हम उन्हें कर पाएंगे। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो थी वो ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। जो एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, सन 1882 में ही उसने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव रखा था और लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद सन 1919 में, क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ शासन करते थे तो अपने रूल्स लाते थे, अपना संविधान वो खुद बनाते थे हम लोगों के लिए। तो 1919 में उन्होंने भारत शासन अधिनियम बनाया, जिसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित बात रखी गई कि प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था रखी जाए। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में है, दोहरे शासन की, याद रखिए आप, डबल गवर्नेंस। फिर उसके बाद में भारत शासन अधिनियम सन 1935 में आया, जिसमें इस स्थानीय स्वशासन के टॉपिक को और सुदृढ़ और व्यापकता प्रदान की गई। फिर आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और उसके बाद हमारा अपना संविधान बना। संविधान में हमने काफ़ी अपने विषयों को रखने की कोशिश की। तो एक स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय को जब देखा गया कि संविधान में इसको नहीं रखा गया था उस वक्त बनाते वक्त, तो फिर बाद में योजना आयोग ने, जो कि आज की डेट में नीति आयोग है, उन्होंने राष्ट्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए
कि एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जो सन 1957 में गठित की गई थी। और उससे कहा गया कि आप रिसर्च करिए कि लोकल बॉडीज़ पर स्वशासन की, सेल्फ गवर्नेंस की किस हद तक नीड है और किस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा और हमारे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट में कहा गया कि बिल्कुल लोकल लेवल पर स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत है, सेल्फ गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो कमेटी ने 3 स्तरीय यानी कि थ्री टायर मॉडल की विवेचना अपनी कमेटी में, अपने प्रस्ताव में की। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज़ पर हमें 3 स्तर का शासन चाहिए होगा, स्वशासन चाहिए होगा। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, जो कि सेल्फ गवर्न होंगी। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी और फिर उसके बाद में और एक और समिति आई। योजना आयोग चाहता था कि हम और विचार इस पर दोबारा से दोहराएं कि कहीं हमसे कोई कमियां तो नहीं हो रही हैं या फिर क्या और काम हो सकता है। तो उसके बाद में अशोक मेहता समिति आई थी। सन 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। उनसे कहा गया कि आप विचार विमर्श करिए कि लोकल लेवल पर किस गवर्नेंस की नीड है या कितने टायर का मॉडल बनना चाहिए। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी और उन्होंने द्विस्तरीय, ये बात आपको याद रखने की है कि सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय मॉडल की विवेचना अपने प्रस्ताव में रखी थी कि 3 टायर मॉडल होना चाहिए। वहीं अशोक मेहता समिति ने 2 टायर मॉडल का प्रस्ताव अपनी विवेचना में रखा था। उन्होंने कहा था कि 2 टायर मॉडल की आवश्यकता है, नंबर 1 जिला परिषद और नंबर 2 मंडल पंचायत। फिर उसके बाद और समिति बनी हनुमंतराव समिति, जो 1983 में बनी थी। इसने पंचायतों के कामकाज और उनकी भूमिका पर विचार किया था कि इस तरीके से आप पंचायतों को कामकाज देंगे। फिर उसके बाद में GV राव समिति बनी, जो कि 1985 में आई। फिर उसके बाद में LM सिंघवी समिति बनी, जो 1986 में आई। LM सिंघवी समिति की सबसे विशेष बात ये थी कि इन्होंने कहा था कि जो पंचायतें हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, ये नहीं कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। फिर उसके बाद में PK थुंगन समिति, जो कि 1989 में 1989 में आई थी। उन्होंने भी अपनी वकालत में संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सारी समितियां बनी, इनकी रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स का इवैल्यूएशन किया गया योजना आयोग द्वारा और निर्णय लिया गया कि 3 टायर मॉडल हम रखते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बेस पर, जो कि 1957 में सबसे पहली समिति बनी थी। तो उन्होंने कहा कि 3 टायर मॉडल हम रखेंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्योंकि इसका कारण था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्थानीय निकायों, पंचायतों को हस्तांतरण, जिससे प्रशासन जनता के करीब जाए, यानी कि जनता का हर अंतिम व्यक्ति इसका भागीदार बने और वो सीखे कि लोकतंत्र की शुरुआत कैसे होती है, लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है। क्या सही में ऐसा है? हाँ, काफ़ी हद तक प्रयास किए गए हैं और सफलता भी मिल रही है। फिर उसके बाद में आता है कि ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी हद तक प्रयास करने पड़े हैं। मैंने इधर उधर से काफ़ी अपने डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज गेन किए ताकि आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें टॉपिक से रिलेटेड पता चले, इधर उधर आपको भागना ना पड़े, एक बैकग्राउंड समझ में आए। फिर संविधान में ग्राम पंचायतों से संबंधित जो मुख्य प्रावधान किए गए, क्योंकि पहले संविधान में इसका जिक्र नहीं था, केवल एक आर्टिकल था आर्टिकल 40, कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। तो एक 73 और 74वां संविधान संशोधन किए गए जो 1992 में किए गए और डिसीजन लिया गया कि संविधान में पंचायतों से संबंधित एक भाग जोड़ा जाएगा, जिसे भाग
9 में रखा गया। अर्थात तो आपका अब तक काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संविधान में शुरुआती तौर पर पंचायती स्थानीय स्वशासन ये व्यवस्था नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया, और उस संशोधन के अनुरूप संविधान में भाग 9 को और भाग 9 का को जोड़ा गया। तो भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है और अनुच्छेद 242 से लेकर 242 ओ तक पंचायतों के गठन, उनके कार्य, उनकी प्रक्रिया आदि तमाम विषयों पर बात भी की गई है। और 74वां संविधान संशोधन जो कि इसमें जोड़ा गया, उसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम पर बात की गई है। तो 73वां संविधान संशोधन, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी सन 1992 में जब ये संसद में पारित हुआ था। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन एक अधिनियम बन गया। जरा ये आपको काफ़ी वाकिफ होगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई एक्ट, अधिनियम बन पाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन पाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन पाती है। तो इसीलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर संविधान संशोधन जो था हमारा 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायत नामक टॉपिक जोड़ा गया, उसमें 243 आर्टिकल से लेकर 243 ओ, ये बात आपको याद रखनी होगी क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चंस इस तरीके से बने हैं कि कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक पंचायतों की बात संविधान में की गई है। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों की बात संविधान में की गई है। और 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जिसमें से 11वीं और 12वीं अनुसूची लोकल बॉडी गवर्नेंस से रिलेटेड है और 11वीं सूची हमारी पंचायतों से संबंधित है। 11वीं सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 11वीं सूची में 29 विषय रखे गए हैं जो कि लोकल बॉडीज को उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि कृषि, जैसे कि भूमि विकास, भूमि सुधार, कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, बाजार और मेले, और शिक्षा जिसके अंतर्गत, ये बात आप याद रखिए, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं, समाज कल्याण, दिव्यांग, दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आस्तियों का अनुरक्षण, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग आदि, ऐसे 29 विषय हैं। हालांकि मैं चाहती तो इन विषयों को नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे लगा कि इन विषयों को बोलने से कहीं ना कहीं एक माइंड में बातें क्लिक हो जाती हैं। जब हम परीक्षा पटल पर बैठते हैं तो वो कभी वो बातें हमारे माइंड में जो क्लिक थी वो उस वक्त याद आ जाती हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। उसके बाद जो 74वां संविधान संशोधन था जो नगर पालिकाओं से संबंधित था, उसमें संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। ये बात आप याद रखिए, भाग 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है और भाग 9 का जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल हमने बात करी थी कि 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से रिलेटेड है, और वहीं 243 पी से लेकर, ओके बाद पी आता है, पी से लेकर 243 क्यू तक जो है वो 243 जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए हैं।
अब नगर पालिकाओं पर भी त्रिस्तरीय 3 टायर मॉडल की बात की गई है। सबसे पहले नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होती हैं? तो नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती हैं जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से गांव नहीं है, धीरे धीरे वहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ रोजगार बढ़ रहा है, धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। यानी कि जो पूरी तरीके से गांव नहीं है और गांव से शहर की कॉपी में या शहर की ओर बनने की ओर अग्रसर हैं, तो वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। उसके बाद आती है नगर पालिका परिषद। ये नगर पालिका परिषद क्या होती हैं? जैसे कि छोटे शहर अथवा लघु नगरीय क्षेत्र में गठित किया जाता है। छोटे शहर होते हैं, बड़ा शहर नहीं है, कम जनसंख्या वाला है, शहर तो है परंतु छोटा है, तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद होगी। फिर उसके बाद आता है नगर निगम। नगर निगम जैसा कि शब्द से ही जाहिर है कि ये बड़े नगरों के लिए होता है। बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में या फिर महानगरों में गठित की जाती है नगर निगम। तो इसी संशोधन द्वारा संविधान में जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सूची जोड़ी गई जो थी 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची थी और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची है। तो इस अनुसूची में कितने विषय हैं? इस अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जो कि नगर पालिकाओं के क्षेत्रों से संबंधित है, अधिकार क्षेत्रों से संबंधित है। वो विषय हैं नगरीय योजना, भूमि का उपयोग, विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण, ये बात याद रखिए, और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्ग जिनके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कभी कभी सड़कों पर बेघर या फिर मंदबुद्धि लोग जो घूमते रहते हैं, तो नगर निगम उन्हें शेल्टर होम प्रोवाइड कराता है। तो ये उनके दायरे में आता है क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनका कर्तव्य है, ये उन्हें ड्यूटी दी गई है। समाज के झुग्गी बस्ती सुधार जो है बीच बीच में आता है कि यहाँ टेंट लगा दिए गए हैं जो बेघर लोग हैं उनके लिए। नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के अंतर्गत आती हैं। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि, शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान, विद्युत शवदाह, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण से अभी सुप्रीम कोर्ट का एक थोड़ा सा मैं टॉपिक से भटकूंगी मतलब जाऊंगी, ताकि ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कुत्तों जो डॉग्स काट रहे हैं और कितनी उससे जन की हानि हो रही है, कितने बैक्टीरिया वायरस फैल रहा है। तो जो डॉग्स फीडर होते हैं जगह जगह आपको दिख जाएंगे कि कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। हालांकि वो भी एक वेलफेयर का काम करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप इतने वेलफेयर हैं डॉग्स एनिमल्स के लिए तो अपने घर में आप उन्हें पनाह दीजिए। आप ऐसे खाना खिला के उन्हें छोड़ देते हैं और कभी कभी वो इतने हिंसक हो जाते हैं कि सड़क पर टहलने और चलने वाले बच्चों को, खासतौर पर बच्चों को, बड़ा तो अपने आप को बचा लेता है लेकिन बच्चों को वो काफ़ी हार्म पहुंचा रहे हैं और कभी कभी तो देखने में आता है कि मृत्यु तक हो जाती है। तो उससे रिलेटेड था ये कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मृत्यु पंजीकरण और सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं। बधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनिमय। तो आपको पता चल गया होगा ये टॉपिक, ये विषय बोलने इतने ज़रूरी हैं क्योंकि कभी कभी मैंने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखा था कि इतने बारीकी से क्वेश्चन किए गए थे कि अगर आपने डिटेलिंग नहीं की है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे और 18 के 18 विषय हमने पूरे के पूरे पढ़े आपने और मैंने मिलके। आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़
इसकी अप्रिशिएशन कीजिएगा, चाहे लाइक करके, सब्सक्राइब करके या फिर शेयर करके। एक ही तरीका है। लोग कहते हैं कि हम आपकी वीडियो क्यों देखेंगे, तमाम वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स तमाम वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं और मैं इनको विरोध नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस लोग बनाते हैं, उन्हें देखनी चाहिए। बट मेरा तरीका उनसे थोड़ा सा अलग है। मेरा तरीका अलग है तो मैं कहूँगी कि विशेष है। तो मेरे तरीके से अगर आपको लाभ मिल सकता है तो प्लीज़ लाभ लीजिएगा। इसके लिए कोई पैसा कोई कुछ नहीं है, ये फ्री सेवा है, बस देखना है आपको। फिर आता है कि वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2015-16 में रिपोर्ट जारी की थी कि जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है किस हद तक वो जो है सही साबित हो रहा है। तो इसकी एक रिपोर्ट जारी की थी पंचायती राज मंत्रालय ने 2015-16 में, जिसके अनुसार ये पाया गया कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए 100 अंक प्रदान किए जाएं। मतलब कितनी पंचायतें या कितनी स्टेट्स जो है उनकी पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं। तो आप जानकर हैरान होंगे कि केरल और मैंने नोट डाउन किया है, केरल और कर्नाटक को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में जो पंचायतें हैं वो 4 से 5 ही विषयों पर काम कर पा रही हैं। आप ये मान के चलिए केवल केरल और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां 29 विषयों में से 22 से 27 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों के पास है और वो इसे बखूबी निभा रहे हैं। बाकी अदर स्टेट्स में केवल 4 से 5 विषय ही हैं जो केवल पंचायतें अपनी तरफ से कर पा रही हैं। मतलब इतना अभी तक वो पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं हो पाई हैं। तो राज्य सरकारों में पंचायतों को मजबूत करने की जो राजनीतिक दृढ़ता है उसका भी थोड़ा अभाव है, और कुछ अभाव हमारा भी है। हमारी जानकारियों के अभाव सबसे बड़ा मेन कारण होते हैं किसी भी व्यवस्था को फेल होने में। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से लोकल बॉडीज़ का गठन हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, और किस तरीके से जो है नगर पालिकाओं का गठन किया गया, उन्हें कितने विषयों पर अधिकार दिया गया। तो ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। मैंने तमाम सोर्सेस से जो नॉलेज इकट्ठी की थी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, जिसका एक पूरा सर्किल बन पाए, एक पूरा सिस्टमैटिक वो इंफॉर्मेशन हो पाए, मैंने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी नॉलेज पसंद आ रही होगी, पसंद आएगी वो तो आपके रिएक्शन से ही पता लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके बाद में एक एक्ट और आया था, अधिनियम आया था, पेसा PESA, जिसको हम कहेंगे पंचायत, P फॉर पंचायत, E फॉर एक्सटेंशन, 2 S फॉर शेड्यूल्ड, A फॉर एरिया। पैसा अधिनियम 1996 में आया था। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत जैसे कि आप नाम से जान गए होंगे शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया में सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये अधिनियम आया था। इसकी जो उद्देश्य था वो था आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन प्रणालियों को मजबूत करना। आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन प्रणालियों को मजबूत करना और ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देना, शक्तियां देना। इसकी आप समझ गए होंगे बस, जैसे कि अगर पैसा जो भी है, PESA अधिनियम जो आया था वो शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित है, शेड्यूल्ड एरिया की पंचायतों से संबंधित है, उनके अधिकार क्षेत्रों से, उनकी उद्देश्य क्या है, इसका शक्तियों से संबंधित है। तो जो कि 1996 में आया था और ये भी स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है। बस फर्क इतना है कि शेड्यूल्ड एरिया में स्वशासन से, सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित है। तो आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी जानकारी हासिल कर पाए हों या कुछ भी लाभप्रद हो या आपके लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे भी मेरी वीडियो आएंगी। जो पीछे ब्रेक लगा था उसका कुछ रीज़न था मेरा पर्सनली,
तो ब्रेक लग गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी लगातार 8 फरवरी तक मैं 7 फरवरी तक एग्ज़ाम तक मैं लगातार वीडियोस लाऊं, जिससे आपका EVS कवर हो, और उसके बाद मैं लैंग्वेज पर भी बात करूँगी। धन्यवाद।